नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग आपको ये बात हुई थी आपसे कि अब क्योंकि एग्ज़ाम सभी कैंसिल हुए हैं तो अब हमें अपना समय, जितना भी समय हमारे पास में है वो सब कंपटीशन की प्रिपरेशन में देना है। यानी कि हम लोग जेईई मेन और नीट पर फोकस करेंगे क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट जेईई और नीट के, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जेईई का है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नीट का है, जिसमें केमिस्ट्री दोनों में एक कॉमन सब्जेक्ट है। दोनों में फिजिक्स कॉमन सब्जेक्ट है, मैथ बायोलॉजी का है। तो मैंने आपसे कहा था केमिस्ट्री आपकी तैयार करवाऊंगा और आज मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या जरूरत है हमें, कौन कौन से टॉपिक्स, मैं एक चैप्टर लेकर के आज चल रहा हूं, उसके आपको फार्मूले बताता हूं और उनके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस पॉसिबल हैं वो भी आपको बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा इतनी बढ़िया कि आप विद इन सेकंड आंसर निकालेंगे। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि जिसे एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं, कौन कौन से फार्मूले एटॉमिक स्ट्रक्चर के अगर आप याद कर लें तो जैसे अगर आप ये फार्मूले याद करते हैं तो फिर जेईई, नीट और पीजीटी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन नहीं बचेगा। यानी कि अगर आपको जो आज मैं फार्मूले बताने जा रहा हूं, ये फार्मूले अगर आपने याद कर लिए तो इसका मतलब है आप इन एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो कौन कौन से फार्मूले होंगे जरा बोर्ड पे एक बार नजर दौड़ाते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं कि फार्मूले का एक एक पॉइंट से चलेंगे हम लोग। सबसे पहले तो आप लोग याद कर लीजिएगा, जो बहुत छोटा फार्मूला सभी को पता होगा, एक ये फार्मूला है एटॉमिक नंबर। आप जानते हैं अगर हमने कोई एक्स एलिमेंट ले लिया, जेड यहां होता है, ए यहां होता है, तो एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू, ये 10th क्लास में भी है, ये भी मैं बता दूं, एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाता है, ये आप जानते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के बराबर होंगे, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, ये फार्मूला केवल न्यूट्रल एटम में अप्लाई होता है, बाकी एटम में अप्लाई नहीं होता। और नंबर ऑफ यानी मास नंबर की बात करें, ऐसे करें, ये ए जो है ये मास नंबर, यानी ए इज इक्वल टू एनपी, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम हो जाता है। ये हम सब बात न्यूट्रल एटम की कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इस पे अगर न्यूट्रॉन निकालने तो n इज इक्वल टू ए माइनस पी कर दीजिएगा, वो आप समझदार है, फार्मूले को चेंज कर सकते हैं। तो एक तो फार्मूला आप ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो शुरुआत से लेके आखिर तक कहीं का एग्जाम में, छोटे मोटे यूपीएससी के एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाता है, तो इस फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक्सेप्शनल बात ये बता दूं कि अगर कोई भी कैटायन है, कैटायन समझते हैं, जैसे मान लो Na पॉजिटिव आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने एक सिंपल एग्जांपल लेके बताया है। तो यहां पर Z इज इक्वल टू P ही रहेगा, यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन, यानी ये कहें कि अगर प्रोटॉन निकालना हो तो प्रोटॉन तो Z के बराबर ही आएंगे। लेकिन यहां पर बच्चा इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगों को निकालने हैं तो इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव साइन है वो, यहां क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोटॉन माइनस जितना भी चार्ज है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब मान लीजिए ये, और बाकी फार्मूला सेम रहेगा, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस पी ही रहेगा। ये केवल इलेक्ट्रॉन के केस में ये कहानी हो जाएगी, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना उसमें से नंबर घटा देंगे, प्रोटॉन में से निकल आएगा इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको समझा दूं, यहीं पर एक छोटा सा समय भी आपसे ले लूं, तो 11 सोडियम 23 होता है, पॉजिटिव लगा है, प्रोटॉन बोला जाएगा तो 11 आएगा, इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा तो 11 माइनस 1 यानी 10 रह जाएगा। और अगर मान लीजिए न्यूट्रॉन पूछा गया तो 23 माइनस 11 मतलब 12 आ जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया आपका निकालने का। अब अगर एनायन के लिए फार्मूला देखें, इसके लिए तो ये फार्मूला आप लिखते जाइएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। तो ये एनायन अगर निकालने तो प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पी प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज।
यानी नेगेटिव चार्ज इसमें जोड़ दीजिएगा। तो ये कैटायन एनायन के लिए फार्मूला वेरी कर जाता है, ये किताबों में नहीं मिलेगा फार्मूला किताबों में यही मिलेगा आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब करना क्या है आपको, ये एक सिंपल फार्मूला आपको याद कर लेना। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको मैंने ये बताया है, बिल्कुल आप इसे अच्छे से नोट करिए, याद करिए, सभी को पता होगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि छोटी बात है, लेकिन ये छोटी बात भी बहुत बड़ी बन जाती है किसी भी समय। अब आपको मैं यहां बता दूं कि और चीजें हमें क्या क्या याद रखनी चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर में चलते हैं, तो सबसे पहले मुझे हुन्स रूल का तरीका पता होना चाहिए। हुन्स रूल पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है, यानी कि अगर हमारे पास ये ऑर्बिटल्स हैं तो इन ऑर्बिटल्स में पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जाने चाहिए और उसके बाद हमारी क्या होनी चाहिए, पेयरिंग होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन है, एक ऑर्बिटल है तो पहले इसे भरिए और इसी को पेयर्ड कर दीजिए। अब मान लीजिए ऐसी ऑर्बिटल है, ये कंडीशन में फार्मूले बता रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, 1 2 3, फिर यहां से पेयरिंग करेंगे, बीच में कोई भी पेयरिंग नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हुन्स रूल के तरीका आप याद रखिएगा। उसके बाद अब कुछ फार्मूले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत ही जरूरत पड़ेंगे, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फार्मूले क्या, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बोहर एनर्जी की। बोहर्स एनर्जी की बात करते हैं। बोहर्स ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, ई कैसे निकालते हैं, एनर्जी का फार्मूला क्या है वो आप जानिए। एनर्जी का फार्मूले में मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आप अगर किलो जूल पर मोल में निकाल रहे हैं तो -1312 याद रखिए, गिनती याद है, 1312 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल। एक फार्मूला आप ये याद रखिएगा। अब दूसरा फार्मूला, अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो यहां पर माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में, किलो कैलोरी पर मोल में आ जाएगा। किलो कैलोरी पर मोल में ये फार्मूला आपके सामने आ जाए, इस तरीके से निकाल लेना है। अब आपको करना क्या है, अगर पेपर में ये पूछा जाए कि बताइए कि हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बताइए, तो यही आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z1 हो गया, ये भी 1, तो इनका स्क्वायर सब 1 ही रह जाएगा, वैल्यू यही है। अगर सेकंड का पूछा जाए तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। ट्रिक बता रहा हूं, बिल्कुल एकदम आंसर निकलेगा। अगर सेकंड ऑर्बिट की पूछी जाए तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। सेकंड, ये ऑर्बिट में मान लो यहां ऑर्बिट डाल देता हूं, ये ऑर्बिट, ये फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, तो फर्स्ट की एनर्जी कितनी हो जाएगी, फर्स्ट की एनर्जी तो यही हो जाएगी आपकी 1312 हो जाएगी, ठीक है, किलो, अगर किलो जूल पर मोल में। अगर सेकंड की पूछी जाए तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। 4 से जब आप इसे डिवाइड, भाई 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 2 2 जा 4 यहां पर आ जाएगा, बाकी तो ये 1 ही रहेगा। तो 4 3 12, 4 3 12 हो गया, फिर क्या बचा, 1 बचा, यानी 4 दूनी 8, इस तरीके से। और यहां पर आपका फिर बचेगा आपका ये 42 बच जाएगा, है ना, डिवाइड कर लीजिए 13 12 को 4 से डिवाइड कर, 4 3 12 हो गया, है ना, 1 बचा, और यहां पर 1 4 दूनी 8, सॉरी, यानी कि 3 4 दूनी 8, यहां 3 बचा, 4 8 32, यानी कि ये आ जाएगी 328। इस तरीके से आप निकाल लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होगी तो आप अपने आप समझदार हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये मैंने एनर्जी का फार्मूला बता दिया, आप इन्हीं फार्मूले को याद रखिए, क्वेश्चन 100% आपसे सॉल्व हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको। अब इसके बाद अगर आपको रेडियस निकालना हो, तो आपको करना क्या है, रेडियस में आपको 0.529, हम एंगस्ट्रॉम में आपको बताएंगे कि एंगस्ट्रॉम में रेडियस आप कैसे निकाल लेंगे। अगर एंगस्ट्रॉम में रेडियस की बात करते हैं तो 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड ले लीजिएगा। यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है हाइड्रोजन का, तो यहां 1 रख दीजिएगा, यही आ जाएगा। अगर आपको सेकंड में निकालना है तो यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको थर्ड में निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने आपको ट्रिक बता दी जिस ऑर्बिट में निकालना है, बाकी हाइड्रोजन की ही ऑर्बिट में अधिकतर पूछा जाता है, तो ये तरीका। अगर मान लो हीलियम में पूछा जाए तो फिर यहाँ पर 2 रख दीजिएगा, यहाँ हीलियम में पूछा जाए तो यहाँ 2 रख लीजिएगा। सिंपल तरीके से आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आप रेडियस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करना है, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करना है, किसी भी एटम की करना है, ये आप सब आपके सामने फार्मूले पेश हैं, बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपके सामने मान लीजिए वेलोसिटी, अगर हमने पढ़ना है कि भैया वेलोसिटी कैसे निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने का भी एक फार्मूला है, वो आप चाहे तो नोट कर लीजिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका
2 पाई जेड ई स्क्वायर, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई जेड ई स्क्वायर, यानी कुछ जगह इसे के जेड ई स्क्वायर भी लिखा हुआ है, यानी के ई स्क्वायर भी लिख देते हैं, अपॉन एन एच हो जाएगा, यहां पर एन एच हो जाएगा। यहां पर आपको मैं बता दूं पाई की वैल्यू पता है, जेड एटॉमिक नंबर है, ई चार्ज है, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और एच प्लैंक्स प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.625 इंटू 10⁻34 होती है। तो ये वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, आसानी से वेलोसिटी आपसे निकल जाएगी। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर क्वांटम नंबर पे, यानी ये 3 फार्मूले मैंने बता दिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और इन पे न्यूमेरिकल्स खूब आते हैं एग्जाम में। इसके बाद आपको क्या याद रखना, क्वांटम नंबर के फार्मूले। क्वांटम नंबर के फार्मूले क्या है? सबसे पहले तो आपको L इज इक्वल टू होता है 0 to n-1, एक तो ये याद रखना है। फिर याद रखना है कि आपको कि जो वैल्यू होती है m की, वो -L से लेकर के +L तक की वैल्यू होती है, एक ये फार्मूला याद रखना है। और उसके बाद अगर आपको टोटल वैल्यूज m की निकालनी है तो 2L + 1 हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए L की वैल्यू कितनी आएंगी, n की वैल्यूज के बराबर आएंगी, m की वैल्यू n स्क्वायर के बराबर आएंगी और s की वैल्यू 2n स्क्वायर के बराबर आएंगी। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालने हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाले जा सकते हैं 2n स्क्वायर से, जो मैंने अभी फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये क्वांटम नंबर के फार्मूले को ध्यान रखिएगा। अगर आपको रेडियल नोड निकालने, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, रेडियल नोड, ये बहुत आता है, रेडियल नोड अगर आपको निकालने तो n-L-1, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L एजीमुथल है, -1 कर दिया। अगर एंगुलर क्वांटम नंबर निकालना है, एंगुलर नोड निकालना है तो फिर एंगुलर नोड इज इक्वल टू L, यानी अगर 3p में पूछा जाए कि एंगुलर नोड कितने होंगे तो p की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू p के लिए 1 हो जाती, तो इसका मतलब एक एंगुलर नोड होगा। अगर d के लिए तो 2 होगा, s में कोई भी एंगुलर नोड नहीं होगा। और रेडियल नोड निकालें तो n की वैल्यू यहां पर 3 रख दीजिए, L की वैल्यू 1 रख दीजिए, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। नोड क्या होते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा जब आपको थ्योरी, मैंने बताया भी कि जो नोड होता है वो एरिया होता है ऑर्बिटल का, जहां पर इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल का जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाती है। तो ये फार्मूले बड़ा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, ये तो मैंने क्वांटम नंबर से रिलेटेड बात कर ली, कुछ एक्सेप्शनल क्वांटम नंबर जैसे क्रोमियम का, कॉपर का, मैंगनीज का, क्रोमियम, कॉपर, मैंगनीज, सिल्वर है ना, पैलेडियम का, इनके इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है SPDF में, उनको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब एक्सेप्शनल केसेस हैं। ये फार्मूले के अंदर मैं बता रहा हूं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी ट्रिक है, इनको आप याद रखेंगे तो आप कभी भी एग्जाम में इस चैप्टर से गलती नहीं कर पाएंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उन पे मैं फोकस कर रहा हूं लगातार। अपना पेन कॉपी लगाए रखिए, लिखे रहिए, आपसे गलती ना हो जाए, कोई फार्मूला छूट ना जाए, आपका नुकसान ना हो, यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम ये आपको आज फार्मूले वाली वीडियो दे रहे हैं। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन का फार्मूला क्या है। डी ब्रोगलीज इक्वेशन का फार्मूला जो है वो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, जिसको लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी या एम इंटू सी भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लैम्डा वेवलेंथ है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम मास है और वी वेलोसिटी है। इस पे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे फार्मूला क्या यूज होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। इस फार्मूले पे भी खूब आता है न्यूमेरिकल, ध्यान रखिएगा, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। तो इस पे भी न्यूमेरिकल खूब पूछे जाते हैं, इस फार्मूले को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कहीं पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं √L+1 h अपॉन 2 पाई। ये फार्मूला है, इस पे भी आप देखना, नीट का पेपर उठा के देखना, जेई का उठा के देखना, मिल जाएगा आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे फोकस ज्यादा करिएगा। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे लाइमन बामर पास्कल ब्रैकेट पी फंड, ये सीरीज है, तो लाइमन बामर पास्कल ब्रैकेट फंड के लिए न्यू बार यानी फ्रीक्वेंसी, ये वेव नंबर है, 1 अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू RH
RH इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1 होगी, बामर के लिए 2 होगी, लाइमन बामर पास्कन 3 ब्रैकेट 4 पी फंड 5 एंड सो ऑन। उसके आगे की वैल्यू n2, ये n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। ये n है बेटा, h नहीं है, इसको आप जरा मैं दोबारा बना देता हूं, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहां पर मैं बता दूं कि रेडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना 10, याद रखना 9 6 7 8, बड़ा सिंपल है, 10 9 6 7 8 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आप यहां से न्यूमेरिकल आसानी से कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही पूछा गया फार्मूला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नीट जेईई मेन में और आपके पीजीटी में खूब पूछा गया, इस पे पूछा गया है, तो उसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आपको बता दें, अगर हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी पूछी जाए कि हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या, हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी आप लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए डायरेक्ट पूछा गया है। अगर पूछ लिया कि फर्स्ट ऑर्बिट में लाइमन की फर्स्ट लाइन सीरीज में बता दो, बामर के बता दो, पास्कन के बता दो, किसी के भी पूछा जाए तो आप फार्मूला याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं यहां पर 3.29 इंटू 10⁻15 ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। अगर मान लो बामर की लिमिटिंग लाइन में पूछा गया, तो बामर की लिमिटिंग लाइन, जहां भी लिमिटिंग वर्ड आए, मान लो बामर की लिमिटिंग लाइन पूछा गया। अब बेटा लिमिटिंग वर्ड जो आ रहा है ये क्वेश्चन परेशान करेगा। n1 लाइमन बामर के लिए n1 तो 2 हो गया, लेकिन लिमिटिंग लाइन का मतलब n2 इनफाइनाइट हो गया। वैल्यू पुट कर देना, आंसर आपका फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, यानी बामर की लिमिटिंग लाइन के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो मैंने n1 n2 की वैल्यू आपको बता दी, पुट करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछा जाता है, बट इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, बहुत स्पीड में आप कैलकुलेशन करेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, देखिएगा ध्यान से। यानी कि अगर आपसे पूछा कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम, मान लो इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट से नीचे गिर रहा है, हाइड्रोजन की 5th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, बहुत ही ट्रिकी फार्मूला, n है ना, ब्रैकेट में n-1/2, इससे डिवाइड कर देना। अब 5 है तो यहां 5 रखना, यहां पर 5 - 1, यहां पर 2 रख देना, तो यहां पर हो गया आपका ये हो गया आपका 4, यानी 5 × 4 हो गया, है ना, /2 हो गया, तो ये रह गया आपका 10, यानी कि ये आंसर 10 स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाएंगे। 6 अगर आ जाए तो अगर यहां पर 6 मान लो 6 के लिए निकालना है तो यहां 6 रख देना, है ना, यहां पर 6 रख देना, बस 2 से डिवाइड कर देना, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल फार्मूला, मान लो 5th से इलेक्ट्रॉन गिरा, 1 सेकंड में आंसर निकालिए। अब ये क्या डायग्राम बना रहे हैं, घंटों देख रहे हैं कि 5 से गिरेगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, जरूरत नहीं है इसकी। एक फार्मूला याद रखना, लाइमन बामर पास्कन ब्रैकेट पी फंड एंड हमफ्री सीरीज भी आ गई है। तो एक फार्मूला याद रखना कि ये जो आती है ये अल्ट्रावायलेट, ये विजिबल रीजन में आती है, ये तीनों इंफ्रारेड में आती हैं, और ये वाली फार इंफ्रारेड में आती है ना, इंफ्रारेड में आती है। एक तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। तो ये फार्मूले कुछ मैंने आपको बता दिए, ट्रिकी फार्मूले हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर में जरूरत पड़ते हैं। यानी अगर हम लोगों को ये चैप्टर से क्वेश्चन से बचना, ये चैप्टर का क्वेश्चन में छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पे, तो फिर हमें करना क्या होगा कि ये मैंने जो आज आपको फार्मूले बताए हैं, इन फार्मूले पर विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। यानी जो फार्मूले हमने आज यूज किए, इनमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप जानते हैं, del(x²) है ना, del स्क्वायर साई अपॉन del x स्क्वायर, del स्क्वायर साई अपॉन del y स्क्वायर, del स्क्वायर साई अपॉन del z स्क्वायर, 8π² m/h, ये वाला फार्मूला जो आपने पढ़ा है, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसका फार्मूला ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद आपको अफबाउ प्रिंसिपल याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाती है। ये फार्मूले नहीं, थ्योरी कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी आपको कुछ फार्मूले ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसके बाद आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो बोहर्स ऑर्बिट में घूम, जब भाई अकॉर्डिंग टू जो बोहर कंसेप्ट है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π, जिसमें एंगुलर मोमेंटम nh/2। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बोहर ऑर्बिट, ये बोहर ऑर्बिट का है। तो अगर पूछा जाए कि बताओ सेकंड बोहर ऑर्बिट में, जो सेकंड ऑर्बिट में जो है वो एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, तो n की जगह 2 रख दीजिएगा, h/π आ जाएगा। 4th ऑर्बिट में पूछे तो यहाँ 4th रख दीजिएगा, 2h/π आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके हैं, तो इन तरीकों को आप यूज करिए और आसानी से जेईई और नीट एग्जाम को क्रैक करिए। तो अगर आपको मेरे बताए हुए फार्मूले अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, तो इनसे रिलेटेड कुछ मैं क्वेश्चंस डाल रहा हूं,
उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करके बताऊंगा, उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और अगर आपको तैयारी करना है जेईई नीट की तैयारी, इसका समय आपके पास में, समय वेस्ट बिल्कुल ना करें, इस समय मौका है आपके पास, तो हमारे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा 9452233578, इस नंबर पर मैसेज करिएगा। तो फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या तैयारी के क्राइटेरियाज हैं, उनको कैसे फॉलो करना है, ये सब बात मैं बताऊंगा। तो आज पूरी वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, इन क्वेश्चंस को जो मैं बताने जा रहा हूं उनको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद कैसी लगी वीडियो, इस बात को कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट लिखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो जैसा कि हमने दोस्तों क्वेश्चन की बात की थी, क्वेश्चन आपको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन क्या है, द ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन द H एटम विल इमिट द मैक्सिमम। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए आपने ये न्यूक्लियस ले लिया, यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। न्यूक्लियस के पास जितनी सेल पास होगी, न्यूक्लियस के पास जितनी सेल होगी उतना ही एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से आंसर इसमें ए होना चाहिए, क्योंकि यही सबसे पास में है। तो इसलिए 38 का आंसर ए लगाइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग ने, द लिमिटिंग लाइन इन द बामर सीरीज, द लिमिटिंग लाइन इन द बामर सीरीज विल हैव द फ्रीक्वेंसी। मैं इसका आपको फार्मूला बता देता हूँ, फार्मूला बहुत ही अच्छा है, इसके लिए आप फार्मूला लगाइएगा कि लिमिटिंग लाइन इन द बामर में फ्रीक्वेंसी न्यू इज़ इक्वल टू हो जाएगा इसके लिए आपका 3.29 इंटू 10⁻15 ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये लगा दीजिएगा। और जब ये लगाएंगे तो यहाँ n1 और n2 में वैल्यू क्या पुट करनी, लाइमन के लिए n1 1 होता है और बामर के लिए n1, तो यहाँ n1 की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिएगा और n2 की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा इनफाइनाइट, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो मेरे हिसाब से यहाँ 4 हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करोगे तो 4 8 32, यानी कि 8 एक ही जगह दे रखा है, यानी सी आंसर आना चाहिए। मैंने इसलिए एकदम लगा दिया क्योंकि सी आंसर यहाँ पॉसिबल है। इसके बाद आ जाइए विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिगरेशन इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कन्फिगरेशन कौन सा है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई इनकरेक्ट कन्फिगरेशन में पहला तो 1:2:2 2p2 और 2p2, यानी कि 2px2 2p, यानी लगातार दोनों में भर दिए, लास्ट में अनपेयर्ड नहीं किया। यानी हुन्स रूल ये कहता है, मैं आपको ये बता दूं, हुन्स रूल ये कहता है भाई कि सभी अगर p ऑर्बिटल भर रहे हैं तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, तभी अदरवाइज़ आप उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे मेरे हिसाब से आंसर जो है वो होना चाहिए, ए होना चाहिए, यही जो है इनकरेक्ट है, बाकी सभी में करेक्ट दिख रहा है, बाकी आप लोग भी समझदार हैं। द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल ऑफ द फॉलोइंग। एनर्जी के ही, क्योंकि आप जानते हैं E इज इक्वल टू होता है hc/λ, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी के ही होता है वेवलेंथ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। द वेवलेंथ ऑफ द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। तो यानी कि अगर स्पेक्ट्रल लाइन टूटती हैं, अगर स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो टूटती हैं, स्पेक्ट्रल लाइन अगर टूटती हैं मैग्नेटिक फील्ड में टूटती हैं तो उसे हम लोग ज़ीमैन इफेक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो स्टार्क इफेक्ट। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो इसका मतलब आंसर फिर स्टार्क इफेक्ट आएगा, ज़ीमैन नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में होता तो ज़ीमैन आता। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पैलेडियम इज़। तो भैया पैलेडियम में होता क्या, ये भी मैं आपको बता दूं कि 5s0 हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन 47 वाले में 5s1 4d10 होता है, तो इसका आंसर फिर बी होना चाहिए। ये मैंने पेज नंबर 1 के क्वेश्चन आपको सभी करा दिए हैं। अब हम लोग पेज नंबर 2 पे चले जाते हैं। पेज नंबर 2 पे ज़रा देखें क्या दिया हुआ है। पेज नंबर, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रिंसिपल एनर्जी शेल इज डिजाइंड बाय द एक्सप्रेशन। बहुत सिंपल से, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 2n² से ही निकालते हैं, 2n², यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके 2n²। तो 2n² का मतलब इसका आंसर फिर
26 जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, इस 26 क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे हिसाब से जो है डी होना चाहिए, क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं था। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल डिजाइंड बाय द एजीमुथ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4l+2 होना चाहिए। 4l+2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको लगा लिए। फार्मूला है ये 4l+2, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताऊं, जैसे कोई पूछे कि P अगर 3p है तो उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सबसेल में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में अब आपको पता है एंगुलर मोमेंटम MBR होता है, तो MBR = NH/2π होता है, बहुत सिंपल। अब यहाँ पर कौन सी ऑर्बिट है, फोर्थ, तो यहाँ n की जगह 4 रख दीजिए, तो मतलब हो गया आपका 4h/2π। अब इससे कैंसिल करें 2 यानी 2h/π, ये आंसर बी आना चाहिए, यानी 2h/π आंसर बी आना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 28 है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ जो एटम था वो मेनली किस पे डिपेंड कर रहा था। देखो डी ब्रॉगली ने भी वेव ही बताया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने भी वेव बताया था, और श्रोडिंगर ने भी वेव, तो नाम ही बता रहा था, तो इसका मतलब फिर आंसर यहाँ पर डी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंक्लूजन दैट ऑर्बिटल कैन एक्युमुलेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द इज डेराइव्ड, ये क्वेश्चन पूरा नहीं दिया हुआ है, हालांकि इसमें ऑप्शन और हैं जो पाउली हुंड्स सभी लगा देते हैं भाई, हाइजेनबर्ग, आप वाओ, पाउली हुंड्स आप और बढ़ा लीजिए, मतलब इसमें सी ऑप्शन बढ़ा सकते हैं आप वाओ बढ़ा लीजिए, वो सॉरी इसमें सी ऑप्शन में आप हुंड बढ़ा लीजिए, और डी ऑप्शन में आप इसमें बढ़ा लीजिए पाउली। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, काम भी चल जाएगा हमारा, है ना। तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें द कंक्लूजन दैट ऑर्बिटल कैन एक्युमुलेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, केवल 2 इलेक्ट्रॉन आए एक ऑर्बिटल में, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो आपको ये पता है हुंड्स रूल, तो हाइजेनबर्ग तो ये कहता है मतलब अनसर्टेनिटी के बारे में बताता, पोजीशन और वेलोसिटी नहीं पता कर सकते। अफवाह में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है, पहले लो एनर्जी लेवल फिर हाई एनर्जी लेवल। हुंड्स में ईच ऑर्बिटल पहले अनपेयर्ड हो फिर पेयर्ड हो, लेकिन पाउली कहता है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम, यानी कि जो NLM की वैल्यू है वो सेम नहीं हो सकती, अगर हो जाती है तो फिर S की वैल्यू डिफरेंट होगी, ये पाउली कहता है। इसका मतलब है एक ऑर्बिटल में केवल जो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग है वो क्या हो सकती है, वो केवल पाउली रूल ही मेरे हिसाब से आ सकता है, तो इसमें पाउली आंसर होगा। इसके बाद हम लोग पेज नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जो मैंने क्वेश्चन क्लिक किए हैं ये क्वेश्चन बड़ा अच्छे हैं, आए हुए क्वेश्चन दिख ही रहा होगा आपको। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe डाई पॉजिटिव इज इक्वल टू द, अरे भाई Fe डाई पॉजिटिव का जो कन्फिग्रेशन होगा अगर उसे लिखें Fe डाई पॉजिटिव का, तो यहाँ पर मैं आर्गन लिख सकता हूँ और यहाँ पर 3d6 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4s 0 हो चुका है। अब 4s 0 हो चुका है तो भैया ये बता दो कि 3d6 है, तो 3d6 किस में आएंगे, p इलेक्ट्रॉन ऑफ नियॉन नहीं हो सकते, p इलेक्ट्रॉन ऑफ नियॉन कैसे हो जाएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, बड़ा अजीब सी बात हो सकती है p इलेक्ट्रॉन ऑफ नियॉन, है ना। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। s भाई s में भी मैग्नीशियम का s इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, p इलेक्ट्रॉन इन नियॉन, p इलेक्ट्रॉन पे 1s2 2s2 2p6 हो गया नियॉन, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए नियॉन के। तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe डाई पॉजिटिव किसके बराबर आने चाहिए, ये आपको दिमाग अपना थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या दिमाग लग सकता है कि भाई हमने जो ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, ये क्वेश्चन इसमें p इलेक्ट्रॉन तो नहीं, ये भी बराबर, तो ये अगर ऑप्शन साफ ही दिख रहा है डी इलेक्ट्रॉन ऑफ Fe, तो Fe के डी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होंगे, तो आंसर आप सी लगा दीजिए, दिमाग लगाइए मत। द रेडियस ऑफ एटम, एटम का जो रेडियस होता है वो हमेशा 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर या -8 सेंटीमीटर, तो भैया 8 यही आ रहा है, तो हम आगे बढ़े ऐसे। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज, टोटल नंबर ऑफ शेल का मतलब n की वैल्यू हमेशा l की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, वेरी गुड, ऑर्बिटल का मतलब m के बारे में पूछ रहा है, तो भाई l की वैल्यू हमेशा n की वैल्यू के बराबर होती है, m की वैल्यू n स्क्वायर के बराबर होती है, और s की वैल्यू 2n स्क्वायर के बराबर होती है, तो ये ऑर्बिटल होती हैं m, इसका मतलब यहाँ आंसर n स्क्वायर आना चाहिए। तो 72 जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया इसका आंसर जो है वो C होना चाहिए।
इसी तरीके से द कन्फिगरेशन ऑफ 1:2, 2:2, 2p5, 3s1 ये बता रहा है, ये जो कन्फिगरेशन है ये एक्साइटेड कंडीशन में, अदरवाइज तो 2p6 हो जाता है यहाँ पर। तो इसलिए मैं आपको ये बताऊँ 73 क्वेश्चन जो है वो एक्साइटेड स्टेट है भाई। अगर यहाँ पर 2p में 6 होते, जो यहाँ 2p है यहाँ 6 होते, तो ये नियॉन का हो जाता। अगर ये नियॉन का हो जाता तो, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दे तो नियॉन का ही एक्साइटेड मानेंगे, तो इसका मतलब आंसर फिर हमारा सी होना चाहिए, ये आंसर सी होना चाहिए। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ स्कैंडियम में तो दुनिया जानती है कि 3d1 होगा और 4s2 होगा, तो पहला ही आंसर, यानी 74 क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया है इसमें आंसर पहला ही है, तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो अब पेज नंबर 3 पूरा हो गया। पेज नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा साफ आ गया है। थोड़ा सा धुंधला है। इफ़ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, अगर अनसर्टेनिटी 0 है तो अब आप ये बताओ डेल्टा x इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन h/4 होता है। अब यहाँ पर अनसर्टेनिटी 0 रख दो, तो भैया तो जब ये 0 रख दोगे तो अब मैं आपको बताऊँ सब वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो जब ये 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई, यानी कि इन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यानी ये वैल्यू 0 हो गई। इसको फिर नीचे ले जाइए, नीचे ले जाओगे तो आंसर क्या आएगा फिर तो आंसर आपका इनफाइनाइट आना चाहिए, तो डी आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 55 का आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। आप भी एक बार चेक करिएगा, पढ़े लिखे लोग हैं आप सभी। द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड बोहर ऑर्बिट का जो रेडियस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो बड़ा अच्छा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट, सेकेंड वाली बोहर ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना होना चाहिए। तो अब मैं बताऊं, रेडियस इज इक्वल टू होता है, आपको पता होना चाहिए 0.529 इंटू अपॉन में हो जाएगा आपका यहाँ पर z इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका n²। शायद यही फार्मूला होता है, जहाँ तक मुझे अनुमान है कि रेडियस निकालने का जो फार्मूला रहता है वो यही रहता है, यानी n² ऊपर होता है और z नीचे होता है। अब हाइड्रोजन कौन सी ऑर्बिट का, सेकेंड बोहर ऑर्बिट, यानी कि इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 0.529 को 0.53 मान सकते हैं, तो यानी 0.53 हो गया। और n² है मतलब सेकेंड ऑर्बिट है तो 4 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई हो गया। और नैनोमीटर की बात करें, ये तो एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है, नैनोमीटर की तो 1 डेसिमल पीछे ले आए, यानी कि अगर नैनोमीटर में तो ये 0.0, इसे अगर नैनोमीटर में लिखें तो 0.0529 होगा, यानी इसे 0.53 के राउंड मान सकते हैं, क्योंकि सब 0.3 में आंसर देखा तो आंसर सी आना चाहिए, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई Z1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाइए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द, अरे ये तो कोई भी बता देगा यार, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है न्यूक्लियस में, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें आप टिक कर लीजिए, बी आंसर होगा, इसमें कुछ नहीं। अब नेक्स्ट पेज पे चले जाइए। नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं, बड़ा अच्छा कुछ, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना दे रखा था, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब रे यार इसमें मैं फार्मूला बता देता हूँ, कैलकुलेशन अपने आप करिएगा, आंसर निकालिएगा भी अपने आप और बताइएगा भी अपने आप, यानी कि मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इसमें क्या फार्मूला लगे वो मैं बताऊँ तो ज़रा ज़्यादा बेटर रहेगा। कैलकुलेट किया हुआ मेरा आंसर है, ऐसा नहीं है, तो चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। डेल्टा x इंटू डेल्टा अनसर्टेन इन पोजीशन हो गया, अनसर्टेन मोमेंटम डेल्टा p इक्वल टू ग्रेटर देन h/4 लगा दीजिए आप। अब यहाँ पर करना क्या है, h/4 जैसे ही आप लगाएंगे तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करिए। तो कैलकुलेशन की अब मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन मैंने अपने रफ पे कैलकुलेट किया हुआ है, इसका जो आंसर आएगा भैया वो सी आना चाहिए। आप एक बार चेक करिएगा, इसका आंसर सी आना चाहिए, मैंने रफ पे कैलकुलेशन इसकी कर रखी है। इफ़ द रेडियस ऑफ बोहर्स फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज़ a0, बोहर की फर्स्ट, देन द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट। तो अब यार थर्ड बोहर ऑर्बिट में 9² मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 9 हो गया। तो मेरे हिसाब से तो आंसर फिर जो है इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर 81 है, इस 81 का जो आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, यानी कि सी आना चाहिए, 81 का आंसर सी। आप क्या लगाते हैं एक बार लगाइएगा, मेरे हिसाब से तो यही आएगा आंसर। और यहाँ पर जो 80 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 80 है, इसका भी आंसर सी ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लगा के एक बार
चेक कर लीजिएगा कि क्या मैंने ये सही कैलकुलेशन की, कहीं गलत तो नहीं। आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर क्रोमियम, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो सोचना भी नहीं है, इसमें तो सोचना भी नहीं है। आर्गन लेना है, 3d5 लेना है और 4s1, यानी कि इसमें आंसर फिर आप ए लगा दिए। आँख बंद करके लगाइए, घबराने वाली जरूरत नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें भी आप ये लगा सकते हैं। इसके बाद एन इलेक्ट्रॉन हैज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, द नंबर ऑफ इट्स शेल सब सेल ऑर्बिटल वुड बी रिस्पेक्ट। अरे यार इसमें क्या दिक्कत आ रही भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत, आपको बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करो भाई। द इलेक्ट्रॉन हैज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया, तो नंबर ऑफ सब सेल यानी n की वैल्यू l की वैल्यू के बराबर होती, तो मतलब 3 ही होना चाहिए। ऑर्बिटल कितनी, n स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, तो मतलब वही m की बराबर, तो यानी 9, तो आंसर फिर ये हो गया। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दैट हैज़ कंसेप्ट वेव नेचर ऑफ पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड बाई, अरे यार हाइजेनबर्ग है, इसमें क्या सोचना है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये तो दुनिया जानती, तो हाइजेनबर्ग लगा लीजिए इसमें आंसर, लीजिए मैंने लगा दिया। द फर्स्ट इमिशन लाइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इन द बामर सीरीज। अब बामर सीरीज में फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है वो क्या आनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ कि बामर लाइन भाई लाइमन बामर, तो यहाँ N1 की वैल्यू जो है भाई फर्स्ट लाइन इमिशन इन द फर्स्ट इमिशन लाइन, तो फर्स्ट इमिशन लाइन आप जानते हैं, इसके लिए मैंने एक कंसेप्ट मुझे पढ़ाना है, आपको बताऊंगा कि फर्स्ट लाइन में N1 बामर में तो 2 हो जाता है, लेकिन N2 जो होता है ये 3 हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अब अगर ये को सेकेंड लाइन है, अगर थर्ड लाइन होती तो N1 तो 2 ही रहता या N2 4 हो जाता, तो ये बात याद रखो। N और फर्स्ट लाइन होती तो फर्स्ट लाइन में जो है N1 जो होता है वो 2 ही रहता, लाइमन के लिए फर्स्ट लाइन में N1 2 ही रहता है, लेकिन N2 जो होता है फर्स्ट लाइन में वो 3 हो जाता है, सॉरी N2 3 हो जाता है। और सेकेंड लाइन पूछ रहा है ना, द फर्स्ट, हाँ ना फर्स्ट ही पूछ रहा है तो सही लिखा है मैंने। अगर सेकंड लाइन पूछ रहा होता तो फिर N1 की वैल्यू जो है वो फिर यहाँ पर 4 हो जाती है। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि भैया आंसर कितना आ रहा है। तो N1 N2 मैंने आपको बता ही दिए, यहाँ 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, वहाँ R की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आप निकाल लेंगे। मैंने कैलकुलेट कर लिया आंसर, मेरा जो आंसर है वो आंसर 5R/36 आ रहा है, यानी कि ये आंसर आएगा। आप भी एक बार चेक करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन द Fe डाई पॉजिटिव, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इनमें 6 होना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ, टिक लगा दूँ, लगा दिया मैंने। 141 क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप लगाइएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस भी है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट हाइड्रोजन NH/2π होता है, सोचना ही नहीं, सी लगा दीजिए इसमें, है ना, कहीं हो सकता है मैं गलत लगा जाऊं, तो आप भी जरा एक बार नज़र बनाए रखिएगा। और जो हमारा लास्ट पेज है वो ये कहता है कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट गिवन बाय, ये वैल्यू दे रखी, मोमेंटम एस की एल की वैल्यू 0 होती है, 0 से मल्टीप्लाई करो, एवरीथिंग इज 0, यानी कि आंसर फिर बी आना चाहिए, है ना, आंसर कितना आना चाहिए, बी आना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन Fe डाई पॉजिटिव, ये अभी लगाया पीछे, द डी इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 आना चाहिए, है ना। Fe डाई पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की, तो n का मतलब हुआ NH/2π, ये आना चाहिए। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो ये मैंने क्वेश्चन बच्चों आपको बताए आज, दोस्तों मैंने आज आपको ये क्वेश्चन सब समझाए हैं। और जैसा कि मैंने आज कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू JEE मेन के लिए लिया था, तो मैंने सब क्वेश्चन अच्छे अच्छे आपको करवा दिए। आप भी लगातार मेहनत करते रहिए और अपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए पूरी तरीके से कंसंट्रेट रहिए, तभी आपका भला हो पाएगा। इसलिए रोज़ मेरे चैनल को देखिए, समझिए, पढ़िए, पर डे में कुछ ना कुछ आपको भेजता रहता हूं, और जो भी कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं वो इस पर विशेष ध्यान देते रहें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, आपको लगा हो कि वाकई में कंपटीशन की तैयारी की है हमने, तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप भी पढ़ सकें, आपके साथी पढ़ सके, ये देश पढ़ सके और हमारे देश की केमिस्ट्री बदल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।